हरे कृष्णा बच्चों, आज हम आपके सामने फिर से कक्षा 12वीं में केमिस्ट्री का अनसॉल्व्ड पेपर जो कि चल रहा था 2025 और सेट नंबर 6वां 347 के तो इससे पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन तीसरे तक सॉल्व कर चुके थे। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन 4 से। तो आइए बिना समय गंवाए समझते हैं। चौथे का कहता है यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। तो देखिए बच्चों, यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। भारानुसार 6% का अर्थ है, भारानुसार 6% का अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन प्रतिशत मतलब होता है 100, भार लगा है तो भार मतलब ग्राम में, तो 100 ग्राम बिलियन में 6 ग्राम क्या है बच्चों? यूरिया है। ठीक है। और शेष कितना बच्चा? 100 माइनस 6, इसका मतलब 94 ग्राम क्या है? जल है। कहता है ना यूरिया का 1 बिलियन भारानुसार 6% है। इसका मतलब 100 ग्राम बिलियन होगा तो उसमें 6 ग्राम क्या होगा? यूरिया। और शेष क्या होगा? जल होगा। तो जल शेष निकाला, कितना बचा? 94 ग्राम जल है। चलिए अब देखिए, यहां पर एक तरफ आपने लिखा यूरिया और दूसरे तरफ लिखा आपने जल। इसकी मात्रा W यूरिया की कितनी है? 6, और अणुभार यूरिया का दिया गया है 60। तो आपने मोल निकाल लिए यूरिया के मोल निकाल लिए। तो मोल N1 मान लिया। N1 क्या हो जाएगा? W/M। मोल बराबर क्या होता है? W/M। तो W है 6 और M है 60, तो ये आ गया आपका 0.1। ठीक है। जल के बारे में W कितना है? 94 ग्राम। अणुभार जल क्या होता है? H2O। तो H का परमाणु भार होता है 1, 2H है तो 2 हो गया, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है, तो 16 और 2 18। तो N निकाला W/M, तो W है 94/18। ठीक है। तो N2 आ जाएगा बच्चों 18 पंचे 90, 5.22। ठीक है। ये मोल निकाल लिए। अब आपको निकालना है मोल प्रभाज। क्या निकालना बच्चों? मोल प्रभाज। किसका मोल प्रभाज निकालें? यूरिया का। X यूरिया का मोल प्रभाज बराबर जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल ऊपर रखिए, बटे में दोनों के मोलों को जोड़ दीजिए। तो जिसका मोल प्रभाज निकालना हो, किसका निकालना है? यूरिया का निकालना है। तो यूरिया के मोल ऊपर रखिए। यूरिया के मोल को किससे प्रदर्शित किया? N1 से। तो N1/N1 प्लस N2 मान रखा। N1 का मान कितना है? 0.1 बटे 0.1 प्लस 5.22। जब आप इसको हल करेंगे 8, ये आपका आंसर कैलकुलेशन ये आ जाएगा 0.1 बटे 5.32। दशमलव से दशमलव खत्म, भाग दे लेंगे तो ये आ जाएगा। अब जल का मूल प्रभाज निकालना है। तो जल का मूल प्रभाज निकालने के लिए आप एक में से इसको घटा भी सकते हैं, क्योंकि दोनों के मूल प्रभाज को जोड़ने से कितना आता है? 1। तो 1 निकाल लिया, दूसरा निकालने के लिए एक में से घटा दीजिए, या आप सूत्र लगाइए। वही क्या सूत्र लगाना है? जिसका मूल प्रभाज निकालना हो उसके मूल ऊपर बटे में टोटल, तब भी उतना ही आंसर आएगा। तो इसके मूल कितने हैं बच्चों? जल के मूल हैं 5.22 बटे 0.1 धन 5.22। तो जब आप इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.98। ये आपका आंसर है। या फिर आप इसमें एक में से इसको घटा भी सकते थे, एक में से घटा देंगे तब भी आपका आंसर आएगा। ठीक है।
खा नंबर है निम्न अभिक्रिया वाले सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो देखिए ये दिया गया है और आपको सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, ई सेल ई नॉट सेल इक्वल बराबर होता है ई ऑक्सीडेशन प्लस ई रिडक्शन। ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन, इसका मतलब ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीकरण और ई नॉट का मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मान इसको कहेंगे आप मानक ऑक्सीकरण विभव, इसको कहेंगे मानक अपचयन विभव। ठीक है, अब देखिए Zn से Zn प्लस 2, Zn से Zn प्लस 2, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीकरण। और Ag प्लस से Ag कैसे आपने चेक किया, यहाँ Zn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, 0। तो 0 से 2 हो गई तो ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई, तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन। और Ag प्लस है और यहाँ Ag के ऊपर कुछ नहीं लिखा तो 0 लिखा होगा। तो यहाँ देखें आप प्लस 1 से 0 हो गई तो घट गई ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ क्या हुआ बच्चों, रिडक्शन हुआ। क्लियर हुई इतनी बात। तो ऑक्सीकरण विभव किसका, ऑक्सीकरण विभव Zn का, और Zn का ऑक्सीकरण नहीं दिया, क्या दिया, अपचयन दिया। आप खुद देखिए प्लस 2 से 0 में जा रहा है, प्लस 2 से 0 इसका मतलब ऑक्सीकरण संख्या घटेगी, और घटेगी तो क्या हुआ, अपचयन। और आपको चाहिए क्या है, आपको क्या चाहिए, ऑक्सीकरण। तो जो लिखा हुआ है इसका चिन्ह पलट के लिख दीजिए। तो ये हो गया प्लस का 0.76। फिर से एक बात सुनिएगा, ये जो आपको दिया गया है ये प्लस 2 से 0, तो प्लस 2 से 0 का मतलब अपचयन हो रहा है, तो ये अपचयन विभव दिया है। और आपको चाहिए क्या है, ऑक्सीकरण विभव। तो एक दूसरे में बदलने के लिए चिन्ह पलट देते हैं, माइनस का प्लस कर देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं। तो ये अपचयन विभव दिया था और Zn वाले का ऑक्सीकरण विभव चाहिए था, तो माइनस था तो हमने क्या लिख दिया, प्लस। ठीक है, रिडक्शन किसका हो रहा है, Ag वाले का। तो Ag का अपचयन, तो प्लस 1 से 0, प्लस 1 से 0 का मतलब हो गई ऑक्सीकरण संख्या घटी, तो क्या हुआ, अपचयन। इसका क्या हुआ, अपचयन। और रिएक्शन में भी क्या चाहिए, अपचयन ही चाहिए। तो इसको ज्यों का त्यों उठा के रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 1.56 वोल्ट। ये हमारा आंसर। एक बार बच्चों फिर से सुन लीजिए, हम आपको यहां लिखे दे रहे हैं ई रिडक्शन ये जो दिया गया था Zn प्लस 2 ऑब्लिक Zn कितना दिया था, माइनस का 0.76 वोल्ट। ये क्या है, ये है आपका अपचयन विभव। क्यों, क्योंकि यहां देखा करें प्लस 2 लिखा और यहां 0 कुछ नहीं लिखा तो 0 लिखा होगा, तो 2 से 0 ऑक्सीकरण संख्या घट गई तो क्या हुआ, अपचयन। तो ये रिडक्शन अपचयन विभव दिया है। और आपको जरूरत क्या है, ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन, तो इसमें माइनस लगा दीजिए। तो माइनस, और इसका मान कितना दिया था, माइनस का 0.76, तो ये हो गया प्लस का 0.76 वोल्ट। अब तो सबके समझ में आ गया होगा। ऑक्सीकरण विभव चाहिए तो माइनस लगा दिया, तो माइनस, और इसका मान ये दिया था तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो हमने वही तो आपको कुछ देर पहले बताया था कि अपचयन विभव दिया था और चाहिए क्या था, ऑक्सीकरण विभव। तो हमने चिन्ह पलट दिया, माइनस का है तो प्लस कर देंगे और प्लस का है तो माइनस कर देंगे। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे का गा है बच्चों, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि और आणविकता को उदाहरण देकर लिखना है। तो उदाहरण आपको हम एक ही उदाहरण लिखवा रहे हैं, जो अभिक्रिया की कोटि में भी आप लिख सकते हैं और आणविकता में भी आप लिख सकते हैं। तो उदाहरण है CH3COO2H5 जिसका नाम है एथिल एसीटेट। इसकी क्रिया जल से कराई, उपस्थिति अम्ल की, ठीक है, अम्ल की उपस्थिति में। तो आप जानते हैं H2O को ऐसा लिखा जा सकता है H और OH। तो आप देखिए अगर आपने O ले लिया साथ में तो OC2H5 और इधर का H ले लीजिए, तो क्या बन गया C2H5OH
और बचा क्या, CH3COOH, एसीटिक अम्ल, CH3COOH, देख लिया आपने। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं C2H5OH, तब भी वही बनेगा, CH3COOH बनेगा, चाहे जैसा। तो देखिए इतना और H मिलाया तो आपका एथिल अल्कोहल बन गया, CH3COOH बन गया। अब अगर आणविकता लिखेंगे तो कितने अणुओं ने भाग लिया, अभिकारक, 1 और 1 2, तो आणविकता हो गई 2। अगर कोटि जब लिखना पड़ेगी, कोटि, तो कोटि इसकी होती है सब क्रिया की 1। कोटि कितनी होती है बच्चों, 1, क्योंकि कोटि रिएक्शन को देखकर नहीं बता सकते हैं, कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित पहले से होती है। प्रयोग मतलब प्रैक्टिकल, जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तभी आपको कोटि का पता चलता है। तो इसलिए कोटि को याद किया जाता है रिएक्शन को देख के। तो आप एक रिएक्शन याद कर लीजिए, कोटि इसकी याद कर लीजिए 1, और आणविकता में कितने अणुओं ने भाग लिया, 2, तो आणविकता हो गई 2। अब हम आपको परिभाषा बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आणविकता की परिभाषा, किसकी परिभाषा, आणविकता की, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। सरल परिभाषा है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं और आणविकता 2 लिख दीजिए। अब कोटि की परिभाषा सुनिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल में यही रिएक्शन लिख दीजिए और कोटि कितनी हो गई, 1। परिभाषा फिर से दोबारा सुन लीजिए, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है, ठीक है, प्रयोगों द्वारा निर्धारित होती है। चलिए अगला क्वेश्चन, घ नंबर, संक्रमण तत्व क्या है। तो देखिए बच्चों, संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व एस ब्लॉक के तत्व होते हैं जिन्हें आप फर्स्ट और सेकेंड वर्ग के बोलते हैं। इसके बाद बीच में होते हैं डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक, और इसके बाद सबसे दाईं तरफ होते हैं पी ब्लॉक, आवर्त सारणी में पी ब्लॉक, और सबसे नीचे एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक भी 2 भागों में, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। तो संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें डी कक्षक, डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है, आंशिक रूप से भरा होता है। संक्रमण तत्व वे तत्व हैं जिनमें डी उपकोष या डी कक्षक आंशिक रूप से भरा होता है, ठीक है, आंशिक रूप से भरा होता है। एग्जाम्पल में जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ETC। पहला क्वेश्चन है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। तो उसका कारण है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनमें DD संक्रमण होता है, क्योंकि इनमें DD संक्रमण होता है। दूसरा कहता है, संक्रमण धातुओं अथवा आयन तथा इनके ज्यादातर यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं।
ठीक है, तो पहला आंसर हो गया, दूसरा आंसर हो गया। रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनमें डी संक्रमण होता है। अनुचुंबकीय क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। इस प्रकार से ये क्वेश्चन चौथा सॉल्व हो गया। चलिए आगे क्वेश्चन पांचवा सॉल्व करते हैं। पांचवें का कहता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सुनिएगा परिभाषा। इलेक्ट्रोड विभव को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, किसी धातु की छड़ को, किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण, ये लवण हो गया, उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ में जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोने पर धातु की छड़ में जो विभव उत्पन्न होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं और कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कहता है इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ताप पर निर्भर करता है, विलयन में, विलयन के आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता पर निर्भर करता है, और तीसरा धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर। तो ताप पर भी निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। तो देखिए 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में अभिक्रिया पूर्ण 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में, तो आपने सूत्र लगाया प्रथम कोटि का K बराबर 2.303 बटे T log बेस 10 A/A-X सूत्र से। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, T का पक्षांतर कर दिया, तो T का पक्षांतर किया तो T आ गया इधर पे और K आ गया नीचे। तो ये T कौन सा है, 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगने वाला समय। ठीक है, जिससे पहचान होती रहे कि एक T समय कौन सा है, 99.9 वाला। ठीक है, 2.303 बटे K log बेस 10 A होती है प्रारंभिक सांद्रता, प्रतिशत लगा है तो प्रारंभ में कितना होगा 100, और A-X होती है, A-X होती है शेष मात्रा। अब वो ये कह रहा है 99.9% अभिक्रिया पूरी हो गई, तो जब पूरी हो गई तो शेष कितनी बची, तो शेष कितनी बची, तो A का मान हो गया 100 और 99.9 पूरी हो गई, तो शेष कितना बचा 0.1। बात क्लियर हो गई। A है प्रारंभिक मात्रा 100 क्योंकि प्रतिशत था तो 100, और A-X क्या होती है शेष मात्रा, तो वो कह रहा 99.9 पूरी हो गई, तो शेष कितनी बची, तो घटा देंगे तो 0.1 ही बचेगी। ठीक है, तो T 99.9% बराबर, ये सफिक्स में लिखा हुआ है केवल पहचान के लिए, 2.303 बटे K log बेस 10 100 बटे 0.1, दशमलव हटाइए 0 आ गया, तो 2.303 बटे K log बेस 10 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको। ये 3 कहाँ जाएगा बच्चों आगे, तो ये आगे 3 गुणा 2.303 बटे K log 10 बेस 10, इसका मान कितना हो गया 1, तो आगे 3 गुणा 2.303 बटे K, ये आ गया T 99.9%, इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कहता अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल
अर्धायु काल के लिए सूत्र होता है बच्चों टी हाफ बराबर 0.6932। ठीक है, हमने क्या किया, समीकरण 1/2 कर दिया, भाग दे दिया। 1/2 करिए या 2/1 करिए तो भाग देते हैं। तो टी 99.9% इक्वल ये है 3 गुणा 2.303 बटे के बटे, ये सही लिखा है 0.6932 बटे के से के कैंसिल हो गया। ठीक है, टी 99.9% बटे 2.303 बटे, ये जो 0.6932 लिखा है 0.6932, ठीक है, तो इसको 2.303 गुणा 0.3010 गुणा कराएंगे तो इतना ही बनेगा। हमने क्या किया, इससे ये कैंसिल कर दिया और इसको आपने ऐसा लिखा है। ठीक है, 0.6932 को इस प्रकार लिख लिया, 2.303 गुणा 0.3010, ऐसे ये कैंसिल हो गया। बार कैंची गुणा करा दीजिए, तो टी 99.9% बराबर 10 गुणा टी हाफ। नहीं हो रहा तो आप पढ़ लीजिए। 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है, अर्ध आयु काल का 10 गुना होता है। सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो गया। खा नंबर आगे देखिए, 5वें का गा कहता है निम्नलिखित उपसय संयोजन यौगिक के आईयूपीएसी नाम लिखिए। देखिए बच्चों, ये लिखना है इसका आईयूपीएसी नाम। तो आप देखें Cr Cl2 En, आपको पता है Cl माइनस होता है। जब Cl माइनस होता है तो यहाँ तो कुछ लिखा नहीं है इसके साथ, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा प्लस। अब ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो माना Cr की ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2 Cl हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का गुणा करा देंगे, प्लस En एथिलीन डाईएमीन, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, बराबर में प्लस 1, तो x बराबर कितना आ गया 3। इसका मतलब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई बच्चों 3। अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है और धनात्मक भाग ये है ब्रैकेट वाला। तो जब भी ब्रैकेट वाले को लिखना पड़ता है तो सबसे पहले उसमें लीगेंड लिखे जाते हैं। तो ये तो हो गई धातु, ये है लीगेंड और ये है लीगेंड। इसका नाम होता है क्लोराइडो, सी से चालू होगा, और इसका नाम होगा एथिलीन डाईएमीन, ई से चालू होगा। तो ABCD में कौन पहले आता है, सी पहले आता है, तो पहले इसी को लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे, डाई क्लोराइडो, ये हो गया डाई क्लोराइडो। फिर एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन, क्रोमियम, क्रोमियम ऑक्सीकरण संख्या 3rd, और Cl माइनस, ये तो आयन है ऋणायन, क्लोराइड, ये क्या हो गया क्लोराइड। ये भी Cl है, ये भी Cl है, लेकिन ये ब्रैकेट के अंदर लिखा है तो ये लीगेंड है, और लीगेंड के नाम क्या होता है क्लोराइडो, और इसका तो साधारण नाम क्लोराइड होता ही है, तो क्लोराइड लिख दिया। ठीक है, अब इसको देखिए, ये है जैसे, तो आपको पता होता है K प्लस होता है, तो ये 3 को उस तरफ भेज दीजिए, 3 को उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है भाई, 3 को इधर भेज दिया तो ये माइनस का 3। अब माना कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या x मान लिया, तो x प्लस C2O4, आपने पढ़ा होगा C2O4 ऑक्सलेट क्या होता है -2,
तो इस पर आवेश कितना है -2 और ये हैं कितने 3, तो 3 का गुणा करा दीजिए, बराबर में आवेश कितना है -3। तो x -6 बराबर -3, तो x बराबर 3 आ गई ऑक्सीकरण संख्या। अब नाम लिखते हैं। हमने अभी आपको बताया था क्या, सबसे पहले धनात्मक भाग लिखा जाता है, ये है धनात्मक भाग और इसका नाम क्या होता है पोटेशियम। तो पोटेशियम इसके बाद ब्रैकेट वाला है और ब्रैकेट वाले को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है लिगेंड। तो ये है लिगेंड, इसका नाम होता है ऑक्जेलेटो, लेकिन 3 है ये, 3 को क्या बोलेंगे ट्राई। तो ट्राई ऑक्जेलेटो कोबाल्ट नाम है। लेकिन अगर ब्रैकेट वाला माइनस का है तो धातु के नाम में 8 लगाते हैं। अगर ये माइनस का है, जैसे इसमें क्या था प्लस का था, इसमें क्या है ये माइनस का, तो अगर ब्रैकेट वाला माइनस का है तो धातु के नाम में क्या लगाते हैं बच्चों 8 और लगाते हैं, तो कोबाल्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा कोबाल्टेट। ऑक्सीकरण संख्या 3 है तो 3 लिख दीजिए। ये आपका इस प्रकार से नाम हो गया। ठीक है, चलिए आगे इसको देखें बच्चों। CS ये प्लस होता है तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, ये अपने आप माइनस हो जाएगा। ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या X, तो X प्लस Cl क्या होता है -1। कितने Cl हैं 4, बराबर में कितना आवेश है -1, तो x -4 बराबर -1, x बराबर 3। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या आ गई 3। अब नाम लिखेंगे सबसे पहले धनात्मक भाग, इसका नाम सीजियम। तो सीजियम इसके बाद ब्रैकेट वाले को लिखेंगे तो लिगेंड लिखना पड़ेगा, टेट्रा क्लोराइडो आयरन नाम होता है, लेकिन ब्रैकेट माइनस का है तो धातु के नाम में क्या लगाना पड़ता है 8, इसलिए इसको लिखेंगे फेरेट। इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा, पीछे भी कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब इस पर आवेश क्या होगा, कुछ नहीं, 0 होगा आवेश। ठीक है, तो माना कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x, तो x प्लस Cl क्या होता है माइनस, 3 Cl है प्लस NH3 पर कोई आवेश होता ही नहीं, बराबर में 0, तो x + 3 बराबर 0, तो x बराबर 3। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आ गई 3। ठीक है, अब इसमें ना तो धनायन है ना ऋणायन है, तो इसी को पहले लिखा जाएगा, और इसमें ब्रैकेट वाले को लिखना पड़े तो लिगेंड को पहले लिखा जाता है। इसमें ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है। इसका नाम क्लोराइडो C से चालू हो रहा है, इसका नाम एमीन A से चालू होता है, तो इसी को पहले लिखिए, ट्राई एमीन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड, ट्राई एमीन ट्राइक्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड हो गया नाम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपके IUPAC नाम हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वें का घ कहता है ग्लूकोज बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल व ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण आप कैसे करेंगे। तो देखिए ग्लूकोज बनाने की 2 विधियां, पहली विधि है सुक्रोज C12H22O11, इसकी क्रिया आप जल से करा दीजिए। उपस्थिति किसकी होगी, किसी भी अम्ल की उपस्थिति हो सकती है। ठीक है, किसी भी अम्ल की उपस्थिति, तो ये क्या बनाएगा ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, प्लस C6H12O6 फ्रक्टोज बनेगा। दूसरी विधि है बनाने की C6H10O5 का होल N, इसको आप स्टार्च बोलते हैं या सेलुलोज बोलते हैं। इसकी क्रिया कराते हैं जल से,
जल अपघटन इसका भी कराते हैं अम्ल की उपस्थिति में। तो ये ग्लूकोज बनाता है C6H12O6 N अणु। क्या बना बच्चों? ग्लूकोज। आप चेक कर लीजिए C6H कितने हो गए 12, 5 और 1 6 ऑक्सीजन हो गए। N लगा था तो N आगे लगा दिया। ठीक है। अब ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल, ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल, तो ग्लूकोज का सूत्र लिखा CHOH का होल 4 CH2OH। ठीक है। अब इसका ऑक्सीकरण कराना है प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ द्वारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ। प्रबल के द्वारा ऑक्सीकरण कराया जा रहा है तो ऊपर वाला भी COOH में बदल जाएगा, अम्ल बनाएगा, और नीचे वाला भी अम्ल बना देगा COOH। तो COOH सिंगल बॉन्ड, CHOH का होल 4 सिंगल बॉन्ड, COOH, इसी को कहते हैं बच्चों सैकरिक अम्ल, सैकरिक अम्ल। ठीक है। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने थे 3, यहाँ एक ही लिखा है तो साथ में क्या हो जाएगा 2O। तो कितने नवजात ऑक्सीजन लेने पड़े आपको 3। ठीक है। तो सीधा से याद रखिए प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ द्वारा अगर ऑक्सीकरण कराएंगे तो ऊपर वाला भी अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला भी अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इधर भी COOH इधर भी COOH बन जाएगा। इसी को कहते हैं सैकरिक अम्ल। ठीक है। अगला है ग्लूकोनिक अम्ल बनाना है। तो देखिए ग्लूकोनिक अम्ल बना देते हैं। ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल बनाने के लिए यही जो ग्लूकोज है इसका ऑक्सीकरण करा दीजिए, या तो ब्रोमीन जल से, या तो टॉलिन अभिकर्मक से, या फेहलिंग विलयन से। ये कैसे है पदार्थ है? दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है, दुर्बल है। ठीक है। तो हमने टॉलिन अभिकर्मक से क्रिया कराई, टॉलिन अभिकर्मक से, ये दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है तो केवल ऊपर वाला CHO COOH में बदल जाएगा। ये एल्कोहल है और ये है दुर्बल, तो एल्कोहल को नहीं बदल पाएगा लेकिन एल्डिहाइड को अम्ल में बदल देगा। क्यों? क्योंकि एल्कोहल पहले बदलता है एल्डिहाइड में, फिर एल्डिहाइड बदलता है अम्ल में। ये एल्कोहल है तो ये दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ है टॉलिन अभिकर्मक, तो CHO बदल जाएगा COOH में और नीचे वाला ज्यों का त्यों रहेगा CH2OH। इसी का नाम क्या है बच्चों? ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक अम्ल। ठीक है। ये ज्यों का त्यों है। प्लस का क्या बना देगा 2Ag, जिसको आप क्या कहते हैं? रजत दर्पण। इसके स्थान पर हमने आपको बताया ब्रोमीन जल से क्रिया करा सकते हैं, वो भी दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। फेहलिंग विलयन से भी क्रिया करा सकते हैं, CuO, वो भी दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। तो यही बनेगा और साथ में फेहलिंग विलयन होगा तो यहाँ बन जाएगा Cu2O। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 5वां कंप्लीट हो गया। इसके अगले वाले वीडियो में क्वेश्चन 6वें से सॉल्व किया जाएगा। तो आपको ये पढ़ाई अच्छे से समझ में आई होगी। कृपया अच्छे से पढ़ें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आप भी पढ़ें और आपके जो मित्र बंधु हैं वो भी पढ़ाई का लाभ उठा सकें। थैंक यू।